हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और लेसन का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने इससे पहले वाला लेसन हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ा होगा। यदि आप लोगों ने कोई वीडियो उसका स्किप किया हो तो ज़रूर देखें। उसमें जो भी पार्ट्स थोड़ा बहुत रिमेनिंग पार्ट्स है जो रह गया है वो हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो निर्धारित समय सारणी है उसके अनुसार ही यहाँ पर टॉपिक को पढ़ेंगे। जो भी पार्ट्स हमारा स्किप रह गया है या क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस रह गई है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके पर्सनली ये भी बोला कि सर उनका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है और उनका ये वाला जो लेसन है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसको रिवाइज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप हो सके तो हिंदी मीडियम में भी इसको कवर कर दीजिए, जिससे हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड ये टॉपिक जो है वो हम अच्छे से कर पाएँ। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि चूँकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आपका सामने ही है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर लेसन को, केवल इस लेसन को मैं हिंदी मीडियम में आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो भी स्लाइड्स यहाँ पर मैंने प्रिपेयर करी हैं वो सब हिंदी मीडियम में रखी हैं, जिससे आप सभी लोगों को आसानी रहे और आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो पेपर है उसको भी ध्यान में रख करके इन स्लाइड्स को बनाया गया है। हर एक चीज़ मैंने इस चैप्टर में कवर करी है। हर एक चीज़ मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन का जितना डिटेल्ड एलेबोरेशन हो सकता है वो मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश करी है। और उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की सीरीज़ को देखा है तो कुछ भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप पे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आप पे होने लगेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं। अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं और ईथर्स क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन में से हमें हाइड्रोजन को हटाना है और OH को लगा देना है। तो बताओ तैयार हो गया ना अल्कोहल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से H को हटा दिया, OH को लगा दिया, तो हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल ROH होता है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाता है। अगर हम फिनॉल की बात करें, इस फिनॉल में से फिनॉल कह रहा हूँ, बेंजीन में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा करके OH लगा दें तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो एरीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। और अगर हम लोग और अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन लेकर के हाइड्रोकार्बन लेकर के उसमें से हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह पर एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दें या फिर एरिलॉक्सी ग्रुप जोड़ दें। एरिलॉक्सी ग्रुप का मतलब एरीन में ऑक्सीजन लगा देंगे तो एरिलॉक्सी ग्रुप जोड़ दें, तो जो बनेगा उसको हम बोलेंगे ROR, या फिर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ROAR। तो इसको कहा जाता है ईथर। तो बच्चों, तीनों डेफिनेशन बड़ी सरल सरल डेफिनेशन है, या तीनों ही बातों को समझना बड़ा आसान है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव या हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। एरीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव या हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। और अगर हम लोग बात करें
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। आप लोगों को शॉर्ट में याद रखना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है एल्कोहल का। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH अटैच है, ध्यान से समझना बच्चों, बेंजीन से डायरेक्टली OH अटैच है, ये जो OH है ये जस्ट बेंजीन के कार्बन से अगर अटैच है तो उसको बोला जाता है फिनॉल। और अगर ये फॉर्मूला है ROR, अब इसमें R कुछ भी हो सकता है, मैथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं ईथर। ये बच्चों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की शुरुआती डेफिनेशन है, जो कि आप सब लोगों को शुरुआत में ही बताई जाती है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग स्लाइड को एक एक तरह से पढ़ लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। दिख रहा है, RH में से H हटाकर OH लगाया, एल्कोहल बन गया। और उदाहरण के लिए मीथेन में से H हटाकर OH लगा दिया तो बन गया मैथिल एल्कोहल। ठीक है। दूसरे पॉइंट में देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, स्पेशली हम एरीन की बात कर रहे हैं, बेंजीन की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऐसे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, ध्यान से समझिएगा, ऐसे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिसमें OH समूह सीधे एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बच्चों ध्यान से समझना, ये OH ग्रुप बेंजीन के कार्बन से अटैच होना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण लिखें, ये बेंजीन है ना, और इससे हमने लगा दिया CH2 और फिर लगा दिया OH। तो बच्चों हम आपसे पूछें क्या ये फिनॉल है, तो आप बोलोगे सर इसमें OH तो है मगर ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, सो ये फिनॉल नहीं है। ये एरोमेटिक अल्कोहल तो हो सकता है बट ये फिनॉल नहीं है। तो फिनॉल होने के लिए OH जो होगा, अगर वो बेंजीन रिंग से अटैच है तब वो फिनॉल कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो आई थिंक आपको फिनॉल की परिभाषा या डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें ईथर की, तो देखो बच्चों तीसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का एल्कोक्सी, जिसको हम OR कहते हैं, अथवा एरिलॉक्सी जिसको हम बोलते हैं OAR कहते हैं, समूह द्वारा प्रतिस्थापन होने से ईथर बनते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन में से हमने H को हटा दिया और इथॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया, एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दिया। एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ने से जो बनेगा, जिसको हम ROR कह रहे हैं, बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, ईथर। ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। डेफिनेशन तो ज़रूर समझ में आ गई होगी कि एल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं। थोड़ा सा अगर हम और आगे देखें तो हम ईथर को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं उसको देखो। देखो ये हमारे पास है एल्कोहल, है ना, ये हमारे पास है एल्कोहल और ये हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल और एल्कोहल में आपको बताया, फिनॉल में जो OH है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन रिंग से। अगर हम एल्कोहल का H हटा दें, ध्यान से समझना, एल्कोहल का हमने क्या हटा दिया, H, और उसकी जगह पर क्या लगा दिया, एल्किल ग्रुप लगा दिया या एरिल ग्रुप लगा दिया, तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, ईथर। ये हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल में H हटा दिया, कौन सा H हटा दिया, जो O से जुड़ा हुआ है, जो O से जुड़ा हुआ है। अगर हम उस H को हटाकर एल्किल ग्रुप लगा दें या एरिल ग्रुप लगा दें तो जो बनेगा उसको हम बोलेंगे ईथर। तो आप ईथर को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। आप कह सकते हो एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के
एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो आप वहीं ये भी कह सकते हो कि अगर हम एल्कोहल या फिनॉल में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, हटा दें, कौन सा हाइड्रोजन हटा दें, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और हटाने के बाद अगर हम वहाँ पर एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दें उसकी जगह पर, तो जो बनेगा वो भी क्या होगा, ईथर। ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इस नोट को आप पढ़ के देखो, खुद ही समझ में आ जाएगी। एल्कोहल फिनॉल के ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर भी हमें ईथर प्राप्त होते हैं। देखो, ये हमारे पास एल्कोहल है, इसमें से H हटा दिया, R जोड़ दिया, ईथर बन गया। ये एल्कोहल था, एथिल एल्कोहल, H हटा दिया और उसकी जगह पर हमने C2H5O जोड़ दिया, इथॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया, तो देखो ये ईथर बन गया। इसी तरह से ये फिनॉल था, H हटा दिया और R जोड़ दिया, तो देखो ये ईथर बन गया। तो हमें लगता है कि आप सभी लोगों को एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। यही ईथर में मैं आपको दो चीज़ें और बता दूं। ईथर में ये जो R है और O के दूसरी तरफ भी R है, अगर ये दोनों R सेम हों तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, या हम इसको सममित ईथर कहते हैं। और अगर ये वाला R अलग है, ये वाला R अलग है, दोनों R अगर अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर या असममित ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं, जिसमें ROR में उपस्थित दोनों R एक जैसे हों। अगर एक मैथिल है तो दूसरा मैथिल होना चाहिए, एक एथिल है तो दूसरा एथिल होना चाहिए। अगर दोनों R सेम हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और अगर दोनों R अलग अलग हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। इसको हमने नीचे लिखा हुआ है, इसको आप देख के ध्यान से सीख सकते हो, लिखा भी है। दो टर्म लिखे हुए हैं, एक लिखा है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा लिखा है अनसिमेट्रिकल ईथर, जिसको हम हिंदी में सममित ईथर कहते हैं और यहाँ असममित ईथर कहते हैं। आप एग्जाम्पल से चेक करो, ये ईथर का एक सूत्र है, लिखा है यदि ये R और R डैश सेम है, R इज इक्वल टू R डैश है, जैसे ये मैथिल है तो ये भी मैथिल है, ये एथिल है तो ये भी एथिल है, तो ये कैसे एग्जाम्पल हैं, सिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल हैं। मगर यदि R R डैश के बराबर ना हो, इज़ नॉट इक्वल टू, जैसे ये मैथिल है तो देखो ये एथिल है, ये फेनिल है तो ये मैथिल है, अगर ये दोनों R सेम नहीं है तब इसको हम क्या बोलते हैं, असममित ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो बच्चों, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं। इवन ईथर में सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं उपयोग की। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनके बहुत सारे उपयोग अपने डेली यूज़ में दिखते हैं। मैंने कुछ उपयोग यहाँ लिखे हुए हैं जो आपको आने चाहिए, जनरल नॉलेज टाइप के ये उपयोग हैं और सब बच्चों को ये आने चाहिए। एल्कोहल का सबसे पहला उपयोग है कि ये हैंड सैनिटाइज़र बनाने में यूज़ होता है। मलेरिया की एक दवाई होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और इस दवा के निर्माण में भी आप देखो कि एल्कोहल दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस एल्कोहल की इम्पोर्टेंस की वजह से इसकी जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो एल्कोहल के जो मुख्य उपयोग हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। पहला है हैंड सैनिटाइज़र बनाने में, दूसरा उपयोग है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिसको हम मलेरिया की दवा कहते हैं, इसको बनाने में। और एल्कोहल का ही एक डेरिवेटिव होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन का यूज़ हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में भी इस एल्कोहल का हम यूज़ देखते हैं। बच्चों, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग यूज़ है, सब बच्चों को पता होगा कि जो गन्ना है, ठीक है,
उससे, या जो हमारे पास मक्का है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का उपयोग आप शराब बनाने में भी करते हो, और एथिल अल्कोहल का उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में भी करते हो। तो इसको हम बायोफ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं और शराब बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये भी अल्कोहल ही हैं। तो अल्कोहल के बहुत सारे यूज़ आप डेली यूज़ में देखते हो। इवन जितनी भी शर्कराएँ हैं, शुगर्स हैं, चाहे वो माल्टोज़ हो, चाहे वो लैक्टोज़ हो, चाहे वो सुक्रोज़ हो, ग्लूकोज़ हो, फ्रक्टोज़ हो, उन सब में OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स अल्कोहल की वजह से हमारे जीवन में मिठास आती है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो अगर कोई पूछे कि हम अल्कोहल को क्यों पढ़ते हैं, आखिर अल्कोहल का ऐसा हमारे जीवन में क्या उपयोग है, तो ये उपयोग ही है। इन सब में अल्कोहल मौजूद होता है और ये अल्कोहल को उपयोगी बनाता है। अल्कोहल के बाद अगर हम बात करें तो फिनॉल के उपयोगों की, देखो बच्चों, जिस तरह से अल्कोहल इम्पॉर्टेंट है, फिनॉल भी इम्पॉर्टेंट है। फिनॉल के बहुत सारे उपयोग होते हैं, बट जो एक बड़ा फेमस उपयोग है जिसको आपको आना चाहिए, वो है फिनॉल का एक पॉलीमर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेकेलाइट। याद रखिएगा बच्चों, पूछा जाता है बेकेलाइट क्या है, पॉलीमर। ये बनता किससे है, तो ये बनता है दो चीज़ों के मिक्सचर के बाद जो पदार्थ बनता है उसके बहुलकीकरण से, पॉलीमराइजेशन से हमें बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो आपसे पूछा जाता है बेकेलाइट का मोनोमर क्या है, या बेकेलाइट का एकलक क्या होता है। तो बेकेलाइट जो बनता है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से जो पदार्थ बनता है उसके क्रॉस पॉलीमराइजेशन से बेकेलाइट बनता है। ध्यान से समझना, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से, के योग से जो भी पदार्थ बनता है उसके क्रॉस पॉलीमराइजेशन से, उसके त्रियक बहुलकीकरण से हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है। बेकेलाइट की सबसे खास बात ये होता है कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। हिंदी में कहें तो ये ताप दृढ़ प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या ताप दृढ़ प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर कड़क हो जाती है, उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके साथ खास बात यह है कि ये ऊष्मा की कुचालक है, और दूसरी बात ये है कि ये विद्युत की कुचालक है। तो जो कुकर के हैंडल होते हैं, या जो नॉन स्टिक के हैंडल्स होते हैं, होम अप्लाइंसेस के, घर के घरेलू बर्तनों के जो हैंडल होते हैं, वो जो काले काले कलर के पदार्थ से मिलके बने होते हैं, बेसिकली वो बेकेलाइट है। घरों में जो स्विच वगैरह बनाए जाते हैं वो भी बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। तो बेकेलाइट एक उपयोगी पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और बनती किससे है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के कॉम्बिनेशन से जो पदार्थ बनता है उसके क्रॉस पॉलीमराइजेशन से हमें बेकेलाइट प्राप्त होती है। और बेकेलाइट के यूज़ हमने आपको सिखा दिए, और इसी वजह से हमारा फिनॉल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी फिनॉल की सहायता से हम इस पॉलीमर को बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं। ये लिखा हुआ है, बेकेलाइट पॉलीमर के निर्माण में बेकेलाइट की प्राप्ति, फिनॉल, बेकेलाइट की जो प्राप्ति है, बेकेलाइट की जो प्राप्ति है वो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलकीकरण से होती है। बेकेलाइट तापरोधी, विद्युत रोधी प्रकृति का होता है, जिस कारण उसका उपयोग बर्तन के हत्थे एवं अन्य विद्युत रोधी उपकरण बनाने में होता है। और अगर बेकेलाइट का आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बच्चों, पॉलीमर कोर्स में जब तक था तब तक ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, कई कई बार पूछा गया है जेई नीट में। मगर अब चूँकि पॉलीमर हमारे कोर्स से हटा दिया गया है, इसलिए ये कंपैरेटिवली कम इम्पॉर्टेंट हो गया है। पूछा जाता है बट उतना ज़्यादा अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं रह गया है। ये तो हो गए हमारे फिनॉल के उपयोग। फिनॉल और ईथर
जब ज्वाइंट अप होते हैं तो वो हमारे जीवन में मिठास लाते हैं। जैसे ये देखो, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, इसमें ईथर लिंकेज भी है और अल्कोहल भी मौजूद है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अकेला अल्कोहल, अकेला ईथर उपयोगी है। तो अल्कोहल और ईथर जब एक साथ मौजूद रहते हैं तो भी वो एक अलग तरह के महत्वपूर्ण कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। उनमें से एक कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल कार्बोहाइड्रेट में आप देखोगे ईथर भी मौजूद होता है और अल्कोहल भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसका संयुक्त उपयोग दिखाई देता है। कार्बोहाइड्रेट में ही एक कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, जो कार्बोहाइड्रेट तो है मगर कार्बोहाइड्रेट में ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो पेपर बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, पेज बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। इसके बाद ईथर के उपयोग देखते हैं। जो सिंपल टाइप के ईथर होते हैं उसके उपयोग देखते हैं। जनरली ईथर का जो उपयोग है वो हम लोग एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। एनेस्थेटिक मीन्स निश्चेतक के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। निश्चेतक का मतलब है बेहोश करने में हम इसका यूज़ करते हैं। और ईथर में ज़्यादातर जो निश्चेतक इस्तेमाल होते हैं उनके नाम आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, इनफ्लोरेन और आइसोफ्लोरेन। ये इनफ्लोरेन का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है जो कि एक तरह का ईथर है, और आइसोफ्लोरेन ये भी एक तरह का ईथर है। और इन दोनों का जो यूज़ होता है वो हम एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। और इस तरह से अगर कोई पूछे ईथर के क्या यूज़ है, तो ईथर के हैं तो बहुत सारे यूज़। जैसे ईथर का यूज़ हम लोग सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, विलायक के रूप में करते हैं। ईथर का उपयोग हम देख रहे हैं कि एनेस्थेटिक के रूप में कर रहे हैं, निश्चेतक के रूप में कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर ईथर के अलग अलग यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। ये कुछ यूजेस हैं जो आपको आने चाहिए। तो आप बताओ बच्चों, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स क्या होते हैं? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के क्या यूज़ होते हैं, क्यों पढ़ा जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एल्कोहल तथा फिनॉल के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों, वर्गीकरण बड़े अच्छे तरीके से आप सीखिएगा क्योंकि इससे कई तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। एल्कोहल तथा फिनॉल का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। सबसे पहला वर्गीकरण है OH समूह की संख्या के आधार पर। अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है या फिनॉल है और उसमें एक OH समूह मौजूद है तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या फिनॉल। अगर उसमें दो OH हैं तो उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल या फिनॉल। अगर तीन OH हैं तो ट्राईहाइड्रिक, और तीन से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल या फिनॉल। तो OH समूह की संख्या के आधार पर हम एल्कोहल और फिनॉल को कई भागों में बांट सकते हैं। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, वही लिखा हुआ है। देखो, अगर हम OH के आधार पर वर्गीकरण देखें तो एल्कोहलों को क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में एक OH है, डाईहाइड्रिक में दो OH है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में तीन OH है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल, डाईहाइड्रिक का लिखा हुआ है ग्लाइकॉल, और ट्राईहाइड्रिक का लिखा है ग्लिसरीन। इसके बाद पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का भी उदाहरण नीचे लिखा हुआ है, अभी हम बता दे रहे हैं। फिलहाल अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में अगर एक OH ग्रुप बेंजीन रिंग से लगा है तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसका उदाहरण एक तो फिनॉल ही है और दूसरा क्रीसॉल है। ये क्रीसॉल भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल का ही उदाहरण है। इसके बाद है डाईहाइड्रिक फिनॉल। अगर दो दो OH ग्रुप बेंजीन से या बेंजीन के कार्बन से अटैच हैं
तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इनका एग्जाम्पल है कैटिकॉल और रिसोर्सिनॉल। कैटिकॉल में OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर रहते हैं और रिसोर्सिनॉल में जो OH ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर रहते हैं, तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। एक होता है क्विनॉल भी होता है, उसमें पैरा पोजीशन पर रहते हैं। फिलहाल ये हमारे डाईहाइड्रिक फिनॉल के एग्जाम्पल हैं, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल के एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम पॉलीहाइड्रिक की बात करें तो 3 से ज़्यादा अगर होंगे तब हम पॉलीहाइड्रिक कहेंगे। इसी तरह से देखो, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल का जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने दिख रहा है। बेंजीन में जो OH है वो 3 है, एक OH रिंग से अटैच है, दूसरा OH रिंग से अटैच है और तीसरा OH रिंग से अटैच है। तो जब 3 OH रिंग से अटैच होते हैं तब हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसी तरह से पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है OH की संख्या 3 से ज़्यादा है, देखो 6 है, जिसका नाम है सॉर्बिटॉल, और ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। तो बच्चों, मोनोहाइड्रिक टर्म का मतलब आपको आ गया होगा, जिसमें एक OH होगा मोनोहाइड्रिक, 2 होंगे डाईहाइड्रिक, 3 होंगे ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज़्यादा होंगे तो पॉलीहाइड्रिक। इसी तरह से फिनॉल में एक OH है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, 2 OH है डाईहाइड्रिक फिनॉल, 3 OH है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, और फिर पॉलीहाइड्रिक फिनॉल आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। अब हम लोगों को स्पेशली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ना है। डाई और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बहुत सीमित जगहों पर हम देखेंगे, बट जो मेजर क्वेश्चंस डेवलप होते हैं वो कहाँ से आते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, फिर से बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, जो OH ग्रुप है ध्यान से समझना, जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन या कहें तो संकरण sp3 है तो ये एक टाइप का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। और अगर हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये दूसरे तरह का एल्कोहल देखने के लिए मिलता है। अगर sp3 होगा तो अलग तरह का एल्कोहल होगा, और sp2 तरह का एल्कोहल होगा तो वो अलग तरह का एल्कोहल होगा। ठीक है। अब प्राइमरी, या जिसको हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, वो सब यहाँ से डिराइव होंगे। ठीक है। तो हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम फिर से बांट रहे हैं। देखो लिखा है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को पुनः 2 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, एक तरीका। दूसरा है OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, दूसरा तरीका। अब अगर sp3 कार्बन से जुड़ा होगा तो वो 2 तरह के हो सकते, 3 तरह के हो सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, जिसको हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। इसकी पहचान क्या है, आप ऐसा समझो, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, अगर उससे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, ध्यान से समझना, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन मौजूद होने चाहिए। तो अगर OH जिस कार्बन से अटैच है उस पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। अगर एक हाइड्रोजन मौजूद है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, और एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी एल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को पहचानना बड़ा सरल है। आपको केवल इतना देखना है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो तृतीयक, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक, और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो प्राथमिक एल्कोहल वो कहलाएगा। ठीक है। sp3
कार्बन से अगर वो जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में हम बांट सकते हैं। इसके अलावा भी वर्गीकरण होता है। एक होता है एलाइलिक या एलिलिक और एक होता है बेंजिलिक। ठीक है, ये भी वर्गीकरण होते हैं sp3 संकरित कार्बन वाले वर्गीकरण में। देखो हम नीचे की तरफ चलते हैं और बताते हैं आपको। देखो ये एक और होता है, लिखा भी है एलिलिक एल्कोहल। देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, इसको बोलते हैं एलिलिक कार्बन या एलाइलिक कार्बन। इस एलाइलिक कार्बन से अगर OH ग्रुप जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। अब अगर एलाइलिक एल्कोहल हम ये देखें तो ये 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है। अगर मान लो एक उदाहरण हम और बना दें, इस तरह से लिख दें और आपसे पूछें ये किस तरह का एल्कोहल है, तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है तो एलिलिक तो ये है, एलाइलिक तो ये है, मगर साथ ही साथ OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर मात्र एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है। तो ये एलिलिक तो है, मगर एलिलिक भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी टाइप के हो सकते हैं। तो देखो एलिलिक कार्बन या ये एलिलिक एल्कोहल है जो कि 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास बेंजीन है। इस बेंजीन से जस्ट बगल वाला कार्बन, इसको बोलते हैं बेंजिलिक। बेंजिलिक कार्बन होता है और अगर उससे OH अटैच होता है तो उसको बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। वो था एलिलिक एल्कोहल, ये है बेंजिलिक एल्कोहल। और ये भी 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर हमारा OH ग्रुप, अगर हमारा OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर जुड़ा हो तो उसको हम कितने तरीके से बांटते हैं। एक तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी टाइप का नॉर्मल हो सकता है, वो एलिलिक टाइप का भी हो सकता है और एलिलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री चलता है, और बेंजिलिक टाइप का भी हो सकता है और उसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हमने यहाँ क्लासीफाई किया है और हमने जितने भी टाइप आपको बताए हैं उसमें सारे टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। फिलहाल ये बेंजिलिक एल्कोहल है या बेंजाइलिक एल्कोहल है। इसमें देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर 2-2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री है। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसमें मात्र एक हाइड्रोजन है, तो ये 2 डिग्री है। और अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उस पर एक भी एच ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भी रहते हैं। ये बेंजाइलिक एल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें लगता है बच्चों ये वाला क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल जो है वो एल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ वाले क्लासिफिकेशन में, देखो जो हमारा OH ग्रुप है, जो हमारा OH ग्रुप है वो किससे अटैच हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो। अब बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो तो ऐसा दो ही केस हो सकता है। एक होता है विनाइलिक या वाइनलिक और दूसरा होता है फिनॉल। वाइनलिक में देखो OH ग्रुप ने जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से समझना बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये वाइनलिक एल्कोहल है। यहाँ देखो फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है और बेंजीन में जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये वाला जो कार्बन है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्रिसॉल है।
क्रिसॉल में देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसने ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बच्चों आपने देखा कि जो OH ग्रुप है, वो किस कार्बन के साथ अटैच है, इस आधार पर भी हम एल्कोहल्स को या प्राइमरी एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी बांट सकते हैं। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है तो एनसीईआरटी से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, आप सभी उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। देखो कह रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को बांट के बताओ कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्सरी है। तो आप बताओ, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर दो दो हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी है। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज भी है और दो हाइड्रोजन भी है, तो ये भी प्राइमरी है। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये भी हमारा कौन सा है, 1 डिग्री है। यहाँ OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और मात्र एक हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये 2 डिग्री है। यहाँ देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर मात्र एक हाइड्रोजन है और वो कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एग्जाम्पल है हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ना तो इधर है ना इधर है ना इधर है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो एल्कोहल है वो हमारा बेसिकली 3 डिग्री एल्कोहल है या कहें तो तृतीयक एल्कोहल है। तो आई थिंक बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल्स को वर्गीकृत करना आपको समझ में आ गया होगा, कैसे क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं आपसे उसी क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो लिखा भी है, उसी क्वेश्चन में पूछा है एलिलिक एल्कोहल को पहचानिए। ध्यान से समझना क्या पूछा है, एलिलिक एल्कोहल को पहचानिए। तो बिना आंसर देखे हुए आप एलिलिक एल्कोहल को चेक करो, तो आप बताओ एलिलिक एल्कोहल कौन कौन से हैं। तो देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन एलिलिक होता है, तो ये एल्कोहल एलिलिक है, ठीक है, ये मैं टिक कर दे रहा हूँ। ये वाला एल्कोहल कैसा है, एलिलिक। दूसरा है, क्या ये है, इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है। क्या ये है, इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है। क्या ये है, ये बेंजिलिक तो है, एलिलिक नहीं है, ठीक है। क्या ये है, तो कहोगे इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है। ये है, हाँ है, डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये एलिलिक हो गया। तो जो दूसरा नंबर का और जो छठवें नंबर का है, ये दो हमारे कैसे हैं, एलिलिक हैं। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर चौथे नंबर की बात करें तो ये बेंजिलिक है, ठीक है। ये दूसरा और छठवा ये एलिलिक है और ये जो चौथे नंबर का है ये बेंजिलिक एल्कोहल है। आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप संरचना को बना लोगे, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चों एक नया क्लासिफिकेशन हम लोगों को सीखना है। नया क्लासिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है और गलती आप लोग बहुत करते हो। टॉपिक है एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले आप बात याद रखना, जो एल्कोहल होता है और जो फिनॉल होता है उसमें अंतर क्या है। फिनॉल के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कंडीशन है कि OH ग्रुप को बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। अगर बेंजीन के कार्बन से सीधा OH लगा हुआ है तब उसको हम फिनॉल कहेंगे, एल्कोहल नहीं कहेंगे, कि तब हम उसको क्या कहेंगे, फिनॉल। और अगर OH ग्रुप भी है, बेंजीन रिंग भी है, मगर वो OH बेंजीन रिंग से सीधा नहीं जुड़ा है, तब हम उसको एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, देखो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास बेंजीन है,
मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये बेंजीन है। इससे CH2OH ये लगा दिया तो आप कहोगे बेंजीन है, ठीक है, OH है, ठीक है, मगर OH बेंजीन से सीधा नहीं जुड़ा है। OH तो बेंजीन के अलावा किसी कार्बन से अटैच है ना, OH बेंजीन से तो अटैच है नहीं है, तो ये एल्कोहल है, फिनॉल नहीं है। ये क्या है? एल्कोहल है। चूंकि इसमें एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है इसलिए इसको हम एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे। अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर बना दें, ये वाला स्ट्रक्चर बना दें, तो अब क्या कहोगे? इसमें OH भी है, रिंग भी है, और OH रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये फिनॉल है, ये फिनॉलिक कंपाउंड है, फिनॉल नहीं है, फिनॉलिक कंपाउंड है। तो बच्चों ध्यान से समझना है, एल्कोहल के लिए ज़रूरी है कि OH होना चाहिए। अब OH ग्रुप कहीं से लगा हो, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, किसी से लगा हो, साइक्लोप्रोपिल, किसी से लगा हो, एल्कोहल तो आप जानते ही हो कि OH होना चाहिए। बस बेंजीन से वो ना जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से वो डायरेक्टली अटैच ना हो। अगर डायरेक्टली अटैच होगा तब उसको हम फिनॉल कहेंगे, अदरवाइज उसको हम एल्कोहल कहेंगे। अब अगर एल्कोहल है और एल्कोहल में रिंग भी है और OH रिंग से नहीं जुड़ा है, तब हम उसको एरोमेटिक एल्कोहल कहेंगे, और बाकी सारे केस में हम उसे एलिफेटिक एल्कोहल कहेंगे। तो आई थिंक आपको एल्कोहल का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। एक नाम है एलिफेटिक एल्कोहल, दूसरा नाम है एरोमेटिक एल्कोहल, और तीसरा नाम है फिनॉल। कंफ्यूज नहीं होना है। एलिफेटिक एल्कोहल में क्या लिखा है? एलिफेटिक एल्कोहल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीथेन है, उसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मीथेनॉल है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ईथेन है, उसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न इथेनॉल कहलाएगा। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक एल्कोहल जो होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? टोलुइन है, क्यूमीन है, कुछ भी हो सकता है। उसमें OH ग्रुप आना चाहिए, बट OH को रिंग से नहीं जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। जिसमें OH समूह पार्श्व श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा हो। ध्यान से समझना, पार्श्व श्रृंखला मतलब रिंग से नहीं जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एल्कोहल। ये बेंजिल एल्कोहल है, ये हमारा 1 फिनाइल इथेनॉल है, ठीक है। ये तृतीयक एरोमेटिक एल्कोहल है। ये सब एल्कोहल ही है, ये सब एल्कोहल है। और ये सारे के सारे कैसे एल्कोहल हैं? एरोमेटिक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, एल्कोहल है। ध्यान से समझना, ये फिनॉल नहीं है, ना तो ये फिनॉल है, ना ये फिनॉल है, ना ये फिनॉल है, ना ये फिनॉल है, क्योंकि OH ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो नीचे लिखा हुआ भी है, नीचे लिखा हुआ भी है नोट में, एरोमेटिक एल्कोहल में OH समूह बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा नहीं होता है। जिन यौगिकों में OH समूह बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फिनॉल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। इस बात को याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। तो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। एल्कोहल अलग चीज़ है, फिनॉल अलग चीज़ है। एल्कोहल एलिफेटिक टाइप के भी हो सकते हैं और एरोमेटिक टाइप के भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एल्कोहलों के नामकरण की, या कहें तो नॉमनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के जब हम नॉमनक्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के नॉमनक्लेचर हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है इनका सामान्य नाम या जनरल नेम या ट्रिवियल सिस्टम, और दूसरा होता है इसका IUPAC नाम। जो इसका जनरल नाम होता है उसको भी कई तरीके से लिखा जाता है, बट जो नाम प्रचलित है वो ये है कि एल्किल ग्रुप का नाम लिखो और OH अगर लगा हुआ है तो एल्कोहल लगा दो। जैसे CH3OH का जनरल नेम क्या होगा? तो आप कहोगे सर CH3 का नाम होता है मैथिल, और चूंकि इसमें OH है तो इसको क्या बोलेंगे? मैथिल एल्कोहल। हम कहेंगे C2H5OH का जनरल नेम क्या है? तो कहोगे C2H5 को बोलते हैं एथिल, और OH लगा हुआ है तो बोलेंगे एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल इसका नाम हो गया। तो एल्किल ग्रुप का नाम लिखो और एल्कोहल लास्ट में जोड़ दो, ये हो गया जनरल नेम। और IUPAC नेम में आपको पता ही है कि OH फंक्शनल ग्रुप होता है,
इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल आता है। अगर इससे भी सीनियर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो फिर ये प्रीफिक्स देगा, और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। और IUPAC में आपने दुनिया भर के नाम लिखने सीखे हुए हैं, मैं यहाँ दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है उसका जनरल नेम लिखना भी आ गया है और IUPAC नाम लिखना भी आ गया है। मैं स्लाइड्स को बता दे रहा हूँ। देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2O, जिसको हम सिंपली ROH भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये भी है, CnH2n+1OH। आप बच्चों बताओ, ये हमारे पास है CnH2n+2 जिसको हम एल्केन कहते हैं। ये क्या है, एल्केन। और एल्केन का सूत्र आप सभी लोगों ने लिखना सीखा है RH। अब अगर एल्केन में से हम एक H हटा दें तो क्या बनेगा, CnH2n+1, जिसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप, और इसका रिप्रेजेंटेशन R होता है। तो अगर R के साथ OH लगा दें तो वो बन जाएगा एल्कोहल। और एल्कोहल का इसलिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH, या फिर H को इसमें शामिल कर दो तो क्या बन जाएगा, CnH2n+2O। CnH2n+2O जिसको हम सिंपली क्या कह रहे हैं, ROH। इसका जनरल फॉर्मूला है। सामान्य नाम में क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है, एल्किल समूह का नाम लिखो और लास्ट में क्या लगा दो, एल्कोहल। और अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो जैसा लिखा जाता है चेन चुननी होती है। अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो एल्केन होगा जिसमें से E हटा देते हैं और लास्ट में ऑल लगा देते हैं। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ऑल होता है। तो इस तरह से हम एल्केनॉल, इसका IUPAC नाम, जनरल नेम है एल्केनॉल, मतलब जनरल IUPAC नेम है एल्केनॉल। ऐसा नहीं है कि एल्कोहल में केवल सैचुरेटेड एल्कोहल ही हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, बट IUPAC नाम आपको पता है तो वो सारे रूल आप लगा सकते हो। ठीक है। अब अगर एक से ज़्यादा OH हैं तो डाईऑल, ट्राईऑल, इस तरह से नाम लिख सकते हो, वो सब लिखा हुआ है। आप स्लाइड को इत्मीनान से धीरे धीरे करके देख लेना। मैं कुछ एल्कोहल के जनरल नेम भी लिखा हूँ, IUPAC भी लिखा हूँ, चेक कर लो। ये एक कार्बन का एल्कोहल है। अगर हम जनरल नेम की बात करें तो मैथिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, और एक कार्बन की चेन है तो मिथेनॉल इसका IUPAC नाम। एथिल एल्कोहल जनरल नेम, इथेनॉल IUPAC नेम। प्रोपिल एल्कोहल जनरल नेम, प्रोपेन 1ऑल IUPAC नेम। ये देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है जनरल नेम, और इसमें नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर OH आएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेन 2ऑल। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर नीचे वाले में तो देखो ये OH ग्रुप सीधी कार्बन की चेन में किनारे पर है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। अगर IUPAC नाम की बात करें तो ब्यूटेन 1ऑल इसका नाम हो जाएगा। यहाँ देखो इसको सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं। और इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसका नाम होता है ब्यूटेन 2ऑल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना, आप लोग गलती कर देते हो। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम है ब्यूटेन 2ऑल। OH 2 नंबर पर है तो ब्यूटेन 2ऑल इसका IUPAC नाम है। उसके बाद एक और नाम लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल एल्कोहल जो कि प्राइमरी एल्कोहल है। और इसका नाम अगर हम देखें तो 2 मैथिल प्रोपेन 1ऑल इसका नाम हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, गलती मत करना। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल में नाम में ही सेकेंडरी है तो इसमें एल्कोहल द्वितीयक टाइप का होता है, सेकेंडरी टाइप का होता है। ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल है जो कि प्राइमरी टाइप का होता है, और इसका नाम आपको मैंने बताया। अगर नाम की बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, 2 नंबर पर मैथिल ग्रुप है तो 2 मैथिल प्रोपेन 1ऑल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, एक नाम और है, ये हमारे पास ग्लिसरीन है। और ग्लिसरीन का अगर हम पूछें IUPAC नाम क्या है तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो बच्चों ये नाम आपको आते हैं। एक नाम और है, इसको टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, नाम में ही तृतीयक छुपा हुआ है, मतलब एल्कोहल 3 डिग्री टाइप का होगा
मतलब एच एल्कोहल या ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तभी इसको हम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल या टी ब्यूटिल अल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कह रहे हैं। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 3, 2 नंबर पर मैथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा IUPAC नाम कैसे लिखते हैं और जनरल नेम कैसे लिखते हैं, और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग IUPAC की कुछ छोटी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेन 1 2 डाइऑल। ये आप खुद से कर सकते हो। यहाँ देखो OH ग्रुप यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर क्लोरो है, 2 नंबर पर मेथिल है। सी से पहले लिखेंगे 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंट 4 इन 1 ऑल। लिख लेना आप लोग, ये सब आप खुद से नाम लिख सकते हो। IUPAC की प्रैक्टिस आप सभी बच्चों ने बहुत सारी करी हुई है, मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा IUPAC की प्रैक्टिस पे। अब बच्चों, IUPAC के बाद अगर हम चक्रीय अल्कोहल ले लें, साइक्लिक अल्कोहल ले लें, साइक्लिक अल्कोहल ले लें तो उसके भी नाम आप लिख सकते हो। जैसे हमने कहा इसका नाम बताओ, तो साइक्लोहेक्सेन तो रिंग है और OH है तो साइक्लोहेक्सेनॉल IUPAC नाम हो गया। 5 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोपेंटेनॉल IUPAC नाम हो जाएगा। इसका नाम आपसे पूछा गया है तो साइक्लोहेक्सेनॉल होता, मगर 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ पर देखो, अगर ये CH3 ना होता तो साइक्लोपेंटेनॉल इसका नाम होता, मगर इसमें मेथिल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 2 3 नंबर पे लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। तो बच्चों, आप एल्कोहल के नाम लिख सकते हो, चाहे वो ओपन चेन एल्कोहल हो, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, साइक्लिक हो, सभी तरह के एल्कोहल्स के नाम आप लिख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें फिनॉल के नाम लिखने की, तो फिनॉल के नाम तो लिखना और भी सरल है। ठीक है, फिनॉल में मैं कई सारे नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके IUPAC नाम से ज़्यादा उनके कॉमन नेम प्रचलित हैं। तो बच्चों, मैंने कॉमन नेम भी लिखे हुए हैं, वो आप याद कर लीजिएगा वरना गलती हो जाएगी, आप लोग पेपर में कर नहीं पाओगे। जैसे अगर फिनॉल से OH लगा हुआ है तब हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन से सीधा OH लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? फिनॉल। ये तो सबको आता है। अब अगर OH के साथ अगर CH3 भी आ गया, अगर ऑर्थो पोजीशन पे आया, ऑर्थो मतलब 1 2 पोजीशन पे आया, तो उसको बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल, जिसका IUPAC नाम है 2 मेथिल फिनॉल। इसका नाम है 2 मेथिल फिनॉल, IUPAC नाम है, मगर IUPAC से ज़्यादा प्रचलित नाम है ऑर्थोक्रिसॉल। याद रखिएगा, ऑर्थो क्यों आया? क्योंकि CH3 2 नंबर पर जुड़ा हुआ था, OH के सापेक्ष 2 नंबर पर जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको बोल रहे हैं ऑर्थोक्रिसॉल। अगर OH के सापेक्ष ये 3 नंबर पर जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे मेटाक्रिसॉल, जिसका IUPAC नाम है 3 मेथिल फिनॉल। और अगर OH के सापेक्ष ये 4 नंबर पर जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे 4 मेथिल फिनॉल, जिसका नाम होगा पैराक्रिसॉल। तो बच्चों, ये जो क्रिसॉल है ये कॉमन नेम है, और ये 2 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल, ये इसका IUPAC नाम है। उसके बाद देखो OH से Cl लगा हुआ है, देखो 1 2 3 नंबर पे लगा हुआ है तो कॉमन नेम में मेटा चलेगा और IUPAC नाम में 3 क्लोरोफिनॉल, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोफिनॉल IUPAC नाम, और मेटा क्लोरोफिनॉल कॉमन नेम। यहाँ देखो OH ग्रुप पर 2 नंबर पर NO2 है तो कॉमन नेम में हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और IUPAC नाम में हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल। यहाँ देखो OH ग्रुप है, 2 नंबर पर मैथिल ग्रुप है और 6 नंबर पर मैथिल ग्रुप है, दो मैथिल ग्रुप हैं, एक 2 पर एक 6 पर, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2,6 डाईमेथिल फिनॉल, 2,6 डाईमेथिल फिनॉल। और यहाँ देखो OH ग्रुप के 2 नंबर पर NO2 है, 4 नंबर पर है और 6 नंबर पर है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, तो आंसर याद रखिएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आंसर होता है, और इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये कुछ IUPAC नाम थे फिनॉल से रिलेटेड, ये आपको आने चाहिए। अगर दो दो OH हैं फिनॉल में, OH एक नहीं है, दो OH हैं और दोनों बेंजीन रिंग से अटैच हैं,
फिनॉल तो ये भी है, ये भी फिनॉलिक कंपाउंड है। बट जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो डाईऑल चलेगा। अब डाईऑल, ऑल तो बेसिकली अल्कोहल के लिए होता है, मगर यहाँ डाईऑल चलता है और होता ये फिनॉलिक कंपाउंड है। तो देखो क्या लिखेंगे, इसका वैसे कॉमन नेम तो है कैटिकॉल। इसका कॉमन नेम क्या है, कैटिकॉल। अगर OH ऑर्थो पोजीशन पे हैं दोनों OH तो कैटिकॉल, अगर मेटा पोजीशन पे है तो उसको बोलेंगे रिसोर्सिनॉल, और अगर पैरा पोजीशन पर है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल। ठीक है, दोनों नाम इसके प्रचलित है, कॉमन नेम है ये। मगर जब हम IUPAC की बात करेंगे तो बेंजीन से दो हैं तो इसको बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाइऑल। 1 और 3 पर हैं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल, और 1,4 पर है तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो इस तरह से ये जो डाइऑल होते हैं ये बेसिकली OH ग्रुप जब दो रहें और बेंजीन पर दो हैं तो बेंजीन से शुरुआत होगी, लास्ट में डाइऑल पर ये खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये कंपाउंड के IUPAC नाम लिखे जाते हैं। अब मान लो, देखो इसमें तो क्या था, इससे पहले वाले में OH ग्रुप था, ये सीनियर था, और NO2 ग्रुप जूनियर ग्रुप था। दैट मीन्स इससे प्रीफिक्स वगैरह आ रहे थे। मान लो OH ग्रुप से भी सीनियर ग्रुप यहाँ पर मौजूद हो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये OH है और CHO है। आपको पता है CHO ग्रुप सीनियर ग्रुप है, तो फिर ये OH से प्रीफिक्स आएगा, दैट इज हाइड्रोक्सी, तो उसका नाम हो जाएगा 1,2। ये वाला ग्रुप CHO ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको लिखेंगे 1 और OH को लिखेंगे 2। तो 2 नंबर पर OH है तो उसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, और इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। यहाँ देखो ये COOH सीनियर ग्रुप है तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 नंबर हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला है, कॉमन नेम है इसका सैलिसल्डिहाइड, और ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है। कॉमन नेम बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, ये सैलिसल्डिहाइड का नाम है और ये सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसल्डिहाइड का IUPAC नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से आपको IUPAC नाम याद रखने हैं, और याद रखिएगा, ये देखो ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम है, सैलिसल्डिहाइड कॉमन नेम है, और IUPAC एग्जैक्ट नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और एग्जैक्ट IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एक दो नाम और देखो, यहाँ देखो, इसका नाम बताओ, ये ये OH ग्रुप इसके सापेक्ष 1, 2, 3, 4 नंबर पर है, इसको बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी, और इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। यहाँ देखो इसके सापेक्ष ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके सापेक्ष 4 नंबर पर OH है तो इसको बोलेंगे 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। एक्चुअली ये एस्टर है, और एस्टर का नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लो हमने आपसे पूछा C6H5COOCH3, इसका नाम बताओ, तो आप कहोगे इसका नाम पहले लिखेंगे मेथिल, और ये बेंजोइक एसिड से बना है तो इसको बोलेंगे बेंजोएट, तो इसका नाम है मेथिल बेंजोएट। तो मेथिल बेंजोएट तो इसका नाम था ही, मगर ये OH ग्रुप 4 नंबर पे लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, पहले तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल, मेथिल के बाद क्या नाम हो जाएगा, मेथिल, फिर नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और इस तरह से IUPAC नाम लिखते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपसे पूछा है IUPAC नाम लिखो, खुद से ट्राई करना, मैं आंसर बताता जा रहा हूँ। इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 3 पर OH है तो बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, नहीं है, 2, 4 और 6 पर है, तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ देखो ये मिथाइल ग्रुप है, M से शुरू है, ये हाइड्रोक्सी समूह है, ये H से शुरू है,
और ये नाइट्रो समूह है, ये N से शुरू है। तो पहले H आता है, फिर M आता है, फिर N आता है। तो IUPAC नाम में ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 6 मेथिल 2 नाइट्रो और बेंजेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों IUPAC नाम आप लिख लोगे। IUPAC बता इसलिए दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है IUPAC, वो आप कर सकते हो। अब अगर हम ईथर के IUPAC नाम की बात करें तो ईथर का IUPAC नाम, तो पहले कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। कॉमन नेम में कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले आप O को पकड़ो और O के इस तरफ क्या है और इस तरफ क्या है वो सोचो। ये मेथिल है, ये मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, कॉमन नेम। यहाँ देखो O के इस तरफ क्या है, एथिल, और इस तरफ भी क्या है, एथिल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। यहाँ देखो O के इस तरफ क्या है, मैथिल, और इस तरफ क्या है, एथिल, अलग अलग चीज़ें हैं। तो एथिल ई से स्टार्ट हो रहा है और मैथिल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले अल्फ़ाबेटिकली में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो एथिल मैथिल ईथर। इस तरह से ये कॉमन नेम है, इसके ये क्या है, साधारण नाम है एथिल मैथिल ईथर। अब जब हम IUPAC की बात करते हैं तो IUPAC में कोई कठिन चीज़ नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, IUPAC में डायरेक्टली एग्जांपल से ही बता रहा हूँ। ये ईथर है, एक बात तो समझ में आ गई। अब आप देखो O के इस तरफ कितने कार्बन है, कहोगे 1, और इस तरफ कितने कार्बन है, तो कहोगे 3। तो जहाँ कार्बन कम होते हैं, जैसे 1 कार्बन है ना, तो ऑक्सीजन को उसी के साथ जोड़कर इस पूरे को पढ़ के देखो, कहोगे सर इसका नाम हो गया मेथॉक्सी, क्योंकि मैथिल ग्रुप से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, और बाकी की नंबरिंग कर दो 1 2 3। कोई कहेंगे सर वो यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं करी, अगर यहाँ से कर दे 1 2 3 तो मेथॉक्सी ग्रुप 3 नंबर पर जोड़ना पड़ता, मगर चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसको हम कम से कम नंबर वाले कार्बन से जोड़ेंगे, इसलिए यहीं से नंबरिंग कर दी 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 नंबर पर क्या है, मेथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन है तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। अब अगर ये समझ में आ गया है तो नीचे वाले का नाम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आप पहले क्या चीज़ देखोगे, कहोगे पहले तो ये O है, इधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है, तो ये तो ईथर हो गया। अब ईथर में यहाँ देखो चेन 4 कार्बन की है और ये बेंजीन से लगा हुआ O जब होगा, बेंजीन से लगा हुआ जब O होगा तो ये हमारा हाँ, यहाँ से देखो ये 6 कार्बन की हमारे पास रिंग है, ये 6 कार्बन की रिंग है और ये 4 कार्बन की चेन है। तो आप बताओ मेन चीज़ तो ये हो गई, तो ये जो O है वो इस 4 के साथ शामिल हो जाएगा। अब जब 4 के साथ शामिल हो जाएगा तो अगर मान लो ये मेथिल होता तो मेथॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाता, अगर 2 कार्बन होता तो इथॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाता, 3 कार्बन होते तो प्रोपॉक्सी बेंजीन नाम हो जाता, 4 कार्बन है तो ब्यूटॉक्सी बेंजीन नाम हो जाता। मगर ब्यूटॉक्सी में भी 1 2 3 नंबर पर मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मैथिल 1 2 3 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। इस तरह से इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट वाले का नाम देखो, नेक्स्ट वाले का नाम देखो, ये 1 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, तो ये 1 कार्बन के साथ O को जोड़ो, इसको बोलेंगे मेथॉक्सी और बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। यहाँ देखो ये बेंजीन में 6 कार्बन है और यहाँ 2 ही कार्बन है, 2 वाले के साथ ऑक्सीजन को जोड़ो, इसको बोलेंगे इथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। यहाँ देखो 6 कार्बन की चेन है और यहाँ 7 कार्बन है, तो 6 वाले के साथ O को जोड़ो, जहाँ कम होते हैं वहाँ O को जोड़ते हैं, इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनॉक्सी। 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। इसके बाद यहाँ देखो यहाँ मेथॉक्सी है और यहाँ भी मेथॉक्सी है, 2 मेथॉक्सी है, नंबरिंग कर दो, 2 कार्बन की चेन है, 1 नंबर पर मेथॉक्सी है, 2 नंबर पर मेथॉक्सी है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई मेथॉक्सी इथेन। तो बच्चों इस तरह से हम ईथर के IUPAC नाम भी लिख सकते हैं।
ईथर तक के IUPAC नाम में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ 2-3 उदाहरण और हैं, उसको देखो। ये मिथॉक्सी है और ये एक कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। यहाँ देखो इथॉक्सी और 2 कार्बन की चेन है, तो इथेन, इथॉक्सी इथेन। यहाँ देखो एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा दो, मिथॉक्सी। नंबरिंग में 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पर मिथॉक्सी है, तो नाम है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और यहाँ देखो 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा दो, तो इथॉक्सी, और IUPAC नाम में नंबरिंग कर दो 1 2, 1 पर 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 इथॉक्सी 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से हम IUPAC नाम लिख सकते हैं, किसका? ईथर का। तो बच्चों ईथर के IUPAC नाम आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो मैं स्लाइड में आपकी NCERT के क्वेश्चंस को यहाँ सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। ये मैंने नाम ऑलरेडी लिख दिए हैं, आप अपने आंसर को खुद से टैली करना, पहले खुद से लिखना और लिखने के बाद आप इन आंसर को मैच करा लेना। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। IUPAC नाम वैसे भी आप पहले पढ़ चुके हो, मैं केवल इसलिए यहाँ रिकॉल कर रहा हूँ जिससे अगर कोई डाउट धोखे से रह गया हो तो वो आपका दूर हो जाए। और इस तरह से आपको IUPAC नाम लिख लेने हैं, ठीक है। ये कुछ और नाम है, 6वां 7वां 8वां, 8 क्वेश्चन हो गए, देख लीजिए। कोई अगर ना आए तो आप पूछिएगा ज़रूर, मैं आपको बता दूंगा। ये ठीक है, ये देखिए, ये हो गया। अब बच्चों हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में बात करनी है। हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल का मतलब थोड़ा सा आप ऐसा समझो, बहुत सरल सरल सी चीज़ें हैं। आप सभी को पता है H2O। H2O में ये जो O होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, पक्का पता है ना। और H2O में ये जो शेप होता है वो वी शेप होता है। H2O में शेप कैसा होता है? वी शेप होता है। और आपको पता है H2O में 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट रहते हैं। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो रहता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, पता भी है। जैसे मीथेन है उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। मगर जैसे H2O है, अब H2O में H को हटा दें और R लगा दें तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। अगर R को हटा दें, बेंजीन रिंग लगा दें, AR लगा दें तो बन जाएगा फिनॉल। और R हटा दें और 2 R लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? ईथर। तो बच्चों एक तरह से देखो तो H2O में H हटाकर 1 R लगाने से एल्कोहल, 2 R लगाने से ईथर, और H हटाकर बेंजीन रिंग लगाने से फिनॉल बन जाता है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इनमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। H2O में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो कहोगे 2 लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन आ जाता है, बॉन्ड एंगल घट जाता है। इसलिए बॉन्ड एंगल का वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट से कम पाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, जिसको हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। और उसी थ्योरी के बेस पर हम ये निर्णय लेते हैं कि क्यों मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 होता है, 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और H2O में बॉन्ड एंगल का वैल्यू 104 डिग्री होता है, और अमोनिया में 107 होता है। ये आपको पता है। अब H2O में अगर बॉन्ड एंगल 104 है तो एल्कोहल में भी तो 104 के आसपास होना चाहिए। हम क्या देखते हैं? एल्कोहल का बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है?
कहोगे यहाँ H है और ये H से बड़ा ग्रुप क्या है R। R ग्रुप बड़ा होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा काम करता है, इसलिए एल्कोहल का बॉन्ड एंगल वाटर से ज़्यादा होता है। और एल्कोहल और फिनॉल में बात करें तो AR ग्रुप और बड़ा है, तो एल्कोहल का एंगल छोटा होता है, फिनॉल का एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है और ईथर का एंगल बहुत ज़्यादा होता है। चेक करो आप, देखो ये हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल का एंगल कितना है 108.9। ये देखो हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल का एंगल कितना है 109 डिग्री, देखो बढ़ गया ना उससे। और ये हमारे पास ईथर है और ईथर का एंगल कितना है 111.7 डिग्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट क्यों नहीं होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, क्यों नहीं होता है। तो रीज़न है लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन का वैल्यू सिमेट्रिकल नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल का वैल्यू डिस्टॉर्टेड हो जाता है और 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता है। कहाँ डिटेल में पढ़ा हुआ है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में आपने डिटेल में इसको पढ़ रखा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ठीक है डिस्टॉर्शन है तो H2O का बॉन्ड एंगल और एल्कोहल का बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों है। क्योंकि H2O में दो H हैं, मगर एल्कोहल में एक R है एक H है, और R का साइज़ बड़ा होता है, बड़े साइज़ होने की वजह से रिपल्शन लगता है, रिपल्शन की वजह से ग्रुप दूर दूर हो जाते हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, इसलिए एल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। अब अगर ईथर की बात करें तो ईथर में दो R होते हैं, और ज़्यादा रिपल्शन लगता है, बॉन्ड एंगल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल वाटर का, वाटर से ज़्यादा बॉन्ड एंगल एल्कोहल का, एल्कोहल से ज़्यादा बॉन्ड एंगल फिनॉल का, और फिनॉल से ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो जाएगा, ईथर का। ये बॉन्ड एंगल का क्रम है, जिससे रिलेटेड चीज़ें आपके एनसीईआरटी में जो भी दी गई हैं वो डायग्राम से यहाँ समझ में आ रही होंगी, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यही सब पूछी जाती हैं। असर्शन रीजन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आप इस आधार पर आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों आपको स्ट्रक्चर तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करने वाले हैं एल्कोहल और फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की, जिसमें हम बनाने की ढेर सारी विधियां पढ़ेंगे और तब फिर जाकर के हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और घर पर नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व कीजिए। मुझे पूरी विश्वास है कि आप अच्छा करोगे और पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में मैं एल्कोहल्स फिनॉल्स के बनाने की विधियों पर डिटेल में बात करूँगा। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।